Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS question paper of 2017, and it is set 40 that I am going to explain. No, not 40, it is set 39. I am going to explain set 39. Question number 1 is, over the years, our trainers did help students to clear the language tests for various countries. ओवर द ईयर्स यानी वर्षों से हमारे ट्रेनर्स, हमारे प्रशिक्षक स्टूडेंट्स की मदद किए। तो जब हम ओवर द ईयर्स लिख रहे हैं ना, तो यहां पर हैव हेल्प्ड का प्रयोग करना होगा। आर ट्रेनर्स हैव हेल्प्ड, मदद किए हैं, करते रहे हैं, तो हैव बीन हेल्पिंग दोनों सही हो जाएगा। लेकिन हम डिड और हेल्प्ड ये कैसे लिख सकते हैं? तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, the information contained in this electronic message and any achievements to this message is। अब आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, एक है द इंफॉर्मेशन, दूसरा है एनी अटैचमेंट्स। दो सब्जेक्ट यहां एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वर्ब आप सिंगुलर देख रहे हैं, जो कि गलत है। वर्ब आपका प्लुरल हो जाएगा, यानी इज के जगह पर आर, आंसर सी हो जाएगा। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब वर्ब प्लुरल होता है, इसलिए प्लुरल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज आई डैश सॉ राजेश इन द प्लेग्राउंड। हुज है, हुम है, हु है और व्हिच है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है सभी। हु फैमिली में ये शब्द आते हैं। हुज का प्रयोग हम किसका के अर्थ में करते हैं, यह पजेसिव केस है। हुम का प्रयोग हम किसको के अर्थ में करते हैं, इसका प्रयोग हम किसे के अर्थ में भी करते हैं, यह हु का ऑब्जेक्टिव केस है। और हु का प्रयोग हम करते हैं, हालांकि यह यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, मैं तो अर्थ इंट्रोगेटिव का लिख दिया। खैर, हु मीन्स कौन या किसने। ये जो मैंने अर्थ लिख दिया, यह इंट्रोगेटिव सेंस का अर्थ हो गया। इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो है यहां यूज हुआ है। तो हुज मीन्स होता है जिसका, हुज मीन्स होता है जिसका, हुम मीन्स होता है जिसको, और हुम मीन्स होता है जिसे, हु मीन्स होता है जो या जिसने। इन तीनों का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। अब बात है व्हिच की। इन सारे अर्थों में जो ऊपर लिखे गए हैं, इन सभी अर्थों में हम व्हिच का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एनिमल्स या थिंग्स के लिए करते हैं। एनिमल्स या थिंग्स के लिए करते हैं। अब आइए प्रश्न देखते हैं। इट वॉज आई, एंटीसीडेंट आपका आई है, ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ वर्ब है, वर्ब। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट चाहिए और हु सब्जेक्ट का काम करता है। इट वॉज आई हु सॉ राजेश इन द प्लेग्राउंड बिफोर स्कूल। मैं ही था जिसने राजेश को स्कूल के पहले प्लेग्राउंड में देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज यंगर डैश यू आर, इजंट ही। आर यहाँ सुपरफ्लूअस है, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप दैन भर दें। ही इज यंगर देन यू, वह तुमसे छोटा है। इजंट ही, है ना। तो 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द है स्कॉर्न। स्कॉर्न मीन्स होता है उपहास, ताना, उपहास, मौकरी। मौकरी मीन्स होता है उपहास, अप्रूवल, अनुमोदन,
या विकृति, डिलाइट, आनंद, प्लीजर, खुशी या आनंद। तो स्कॉर्न उपहास, ताना, तो मौकरी उपहास या ताना, इसलिए सिनोनिम बताना है हमको, आंसर ए होगा। सरकास्टिक, सरकास्टिक, सरकाजम एक फैमिली के शब्द है, एडजेक्टिव है यह। सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यपूर्ण, ताना से भरा हुआ, काइंड दयालु, नाइस सुंदर, अप्रूव्ड विकृत, और एरोगेंट अभिमानी। अब एक भी इसका सरकास्टिक के लिए एक भी सिमिलर वर्ड इसमें नहीं है। सरकास्टिक का साइनो बताऊं आपको, सार्डोनिक होगा। सार्डोनिक ना हो तो आयरॉनिकल होगा, लेकिन कहाँ है ऐसा वर्ड, कोई एक भी नहीं है, एक भी इसमें सेलेक्ट करने लायक नहीं है। एरोगेंट मीन्स तो अभिमानी होता है, जो अभिमान में हो। सुपरसिलियस, कॉन्सीटेड, इसका सिनोनिम होगा एरोगेंट का। मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा किसी को, आगे बढ़ता हूं। शब्द है मीन्स, और इसका सिमिलर वर्ड बताना है। मीन्स मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना। अब मीन्स जब मैटर के साथ आता है, मीन्स मैटर्स, मामले को रफा दफा कर देना, तो टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़ों में बांट देना मीन्स है। रिवील, उजागर करना, खुलासा करना। आप कमेंट करें, बोलते हैं लोग कि टाइम नहीं देते। मीन्स के लिए ऑप्शन नंबर ए में रिवील है, बी में एनलार्ज है, सी में क्रम्बल है, और डी में मैक्सिमाइज है। कमेंट करें आप लोग। इनलार्ज, बड़ा या वृहत बनाना। क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े करना। क्रम्बल मीन्स लुढ़कना भी होता है, साहित्य में क्रम्बल का अर्थ मर जाना भी होता है। 12th में एक पोयम है, हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूंगा। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना, तो मीन्स का यहां पर क्रम्बल होगा। थ्राइव का अपोजिट वर्ड बताना है, ये पहले वाला देख लीजिए, सिमिलर था। अपोजिट वर्ड बताना है थ्राइव। ऑप्शन नंबर ए में अराइव है, बी में फेल है, सी में डिवेलप है, और डी में साइन है। थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना। फलना फूलना क्या है भाई, तो समृद्ध होना, इसका सिनोनिम होता है फ्लोरिश। प्रॉस्पर, थ्राइव, फ्लोरिश, प्रॉस्पर, ये सिनोनिमस हैं। अराइव मीन्स आना होता है, फेल मीन्स असफल होना, डिवेलप विकसित होना, साइन चमकना। अब अपोजिट वर्ड देना है थ्राइव का। थ्राइव गुड सेंस का वर्ड है, तो डिवेलप और साइन गुड सेंस के वर्ड हैं। अराइव तो यहाँ कुछ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आंसर यहाँ फेल होगा। फेल हो जाना, असफल हो जाना, किसी काम में हमने जो है कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ व्यवसाय इत्यादि शुरू किया, उसमें वो थ्राइव कर गया, वो फ्लॉरिश कर गया, प्रॉस्पर कर गया, और वो फेल हो गया। तो आंसर 8 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक होता है, उत्सुक। डिसइंटरेस्टेड, हिंदी में तो तटस्थ कहते हैं, जो दरकिनार हो गया हो, साइड हो गया हो, जिसके अंदर कोई जिज्ञासा, कोई उत्कंठा, कोई उत्सुकता।
नहीं रह गई हो, तटस्थ हो, एकदम किनारे हो, उसे हम डिसइंटरेस्टेड कहते हैं। डिजायर मीन्स आकांक्षा, इच्छा। रेस्टलेस मीन्स बेचैन। और जीलस उत्साही। जीलस का साइनो आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से। जीलस का साइनो क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ईगर उत्सुक। अब इसका अपोजिट वर्ड दीजिए। तो उत्सुक है तो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा भाई, साइड में है, कोई मतलब नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है उसके अंदर। अब जीलस है, इसका सिनोनिम होगा एंथुजियास्टिक। क्वेश्चन नंबर 10, डिसग्रेस है, अपोजिट वर्ड बताएं। ए में ऑनर है, बी में स्पॉट है, सी में ब्लर और डी में स्टेन। तो डिसग्रेस मीन्स अपमान होता है, ऑनर मीन्स सम्मान होता है, स्पॉट मीन्स दाग या धब्बा होता है, ब्लर धुंधला, स्टेन दाग या धब्बा। तो अपमान का सम्मान होगा। अगला क्वेश्चन, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, इडियम का मीनिंग बताना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कौन है ऑप्शन जो इसको बेस्ट रूप में एक्सप्रेस कर रहा है। टू इन्फ्लुएंस, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, टू बिकेम, ये कैसे होगा, टू बिकेम, टू बिकम होगा। टू बिकम टू एक्साइटेड, टू गिव अ करेक्ट डिसीजन, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, परेशानी या मुसीबत में पड़ना। परेशानी या मुसीबत में पड़ना। गर्म पानी में, अब अरे गर्म पानी में, वाटर मीन्स तो समुद्र होता है, जल स्रोत होता है, तो गर्म जल स्रोत में पड़ जाना। इन्फ्लुएंस प्रभावित करना। गेट इनटू डिफिकल्टीज, गर्म पानी में पड़ जाएगा तो डिफिकल्टी में ही ना होगा। आंसर 11 का बी होगा। टू कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल होने देना या बॉल का रोल होते रहना। टू कीप द बॉल रोलिंग शाब्दिक अर्थ। टू मेंटेन प्रोग्रेस, टू सेव मनी माइजरली, टू एंड क्वारल, टू लूज वंस टेम्पर। टू कीप द बॉल रोलिंग का अर्थ होता है काफी प्रयास करके पारिवारिक खर्चे को जुटा पाना, मुश्किल से परिवार चला पाना। टू कीप द बॉल रोलिंग। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना। टू कीप द बॉल रोलिंग। अब इससे का जो मैंने मीनिंग लिखा है ना, इसमें है नहीं, लेकिन बी हो जाएगा। टू सेव मनी माइजरली, यानी बहुत कंजूसी करके पैसे को बचाना। तो 12 का आंसर बी होगा। 13, इट implies an acceptance of a principle of free movement of people from the block. It implies, imply मतलब होता है निहित होना, और imply का अर्थ होता है अर्थ होना। imply दो अर्थों में यूज होता है, निहित होना और अर्थ होना। ये प्रिंसिपल आप जानते हैं। शब्द है प्रिंसिपल, यह प्राचार्य, प्रमुख, प्रधान या मुख्य के अर्थ में यूज होता है।
और एक शब्द है प्रिंसिपल। इसका प्रयोग हम सिद्धांत के अर्थ में करते हैं। तो इट एम्प्लाइज एन एक्सेप्टेंस ऑफ, इसमें निहित है किसी सिद्धांत को स्वीकारना। और प्राचार्य को स्वीकारा जाएगा कि सिद्धांत को, आंसर सी होगा। अब द प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल के पहले एन लगा दिया, नहीं होगा, तो आंसर 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रमन हैज ऑल along being equated with the best suitor among his peers। हमेशा ही रमन को इक्वेट किया गया है उसके उम्र के सूटर से। पीयर मतलब होता है हम उम्र, एक उम्र के लोग, साथी भी, दोस्त भी कहते हैं पीयर को। तो आंसर ए भी हो सकता है। अब हैड के साथ बीइंग नहीं लगेगा, बेहतर सी होगा, लेकिन हम ए को काट नहीं सकते, ये भी सही है। वन हु रिसीव समथिंग, वह जो किसी चीज को रिसीव करता है। ए में ग्रेडियंट है, बी में पेशेंट है, डी में रिसिपिएंट है और डी में लेनियंट है। ग्रेडियंट वह दर है जिस पर, वह रेट है, वह दर है जिस पर किसी चीज का उतार या चढ़ाव होता है। पेशेंट का दो अर्थ, एक रोगी तो दूसरा धैर्यवान। एक अर्थ रोगी, दूसरा धैर्यवान। रेसिपिएंट प्राप्तकर्ता यानी प्राप्त करने वाला, और लेनिएंट उदार, जिसके व्यूज लिबरल हों। तो वह जो कुछ प्राप्त करता है उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच ईट्स ग्रास, वह जो घास खाता है। ए में कार्निवोर, बी में ओमनिवोर, सी में हर्बिवोर और डी में फोटोवोर। कार्निवोर मांसाहारी, ओमनिवोर सर्वाहारी, हर्बिवोर घास फूस खाने वाला, तृणहारी। फोटोवोर यानी प्रकाश किरणों से भोजन लेने वाला। फोटो मतलब प्रकाश होता है, जो प्रकाश की किरणों से अपने आप को तृप्त करे वो फोटोवोर है। घास फूस इत्यादि तृण खा करके, जड़ी बूटी खा करके शाकाहार रूप से जो जीवन व्यतीत करे वो हर्बीवोर है, घास फूस खा करके। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करें। शब्द है पैरेलल, चार ठो ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ही है। आंसर सी होगा। पैरेलल मीन्स होता है समानांतर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोसीड शब्द को चार तरीके से लिखा गया है। प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। प्रोसीड के साथ आप अगेंस्ट लगा देंगे तो अर्थ हो जाएगा कानूनी कार्रवाई करना। 18 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अरेंजमेंट, इसे आप बनाएं, अरेंज करें। 19 को अरेंज करना है, आप जल्दी से अरेंज कर लें। प्रेजेंस ऑफ वेरियस
is also causing Earth's aerosols in the atmosphere surface. अब various एक एजेक्टिव है जिसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, यानी इसके प्रारंभ में प्लुरल नाउन चाहिए। तो किसके प्रारंभ में है? तो यहाँ है, क्यू से शुरू करिए, देखिए बन गया। प्रेजेंस ऑफ वेरियस एरोसॉल्स इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो। अब इज क्यों लगा? यहाँ तो एरोसॉल्स है, फिर इज क्यों लगा? प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा। इज ऑल्सो कॉजिंग अर्थ सरफेस टेम्परेचर टू इंक्रीज। इसके कारण भी जो एरोसॉल्स हैं, इनके कारण भी धरती के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बनाएं इसे आप। प्रॉपर एजुकेशन आइडेंटिफाइज। प्रॉपर एजुकेशन आइडेंटिफाई करता है किसको? अब ऑब्जेक्ट चाहिए। टीचेज तो वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, यानी आर से शुरू करें, और आर से दो ठो है, ये दो ठो गए। तो प्रॉपर एजुकेशन आइडेंटिफाइज आर करियर गोल्स। प्रॉपर एजुकेशन हमारे करियर गोल को आइडेंटिफाई करता है। एंड टीचेज अस टू लिव, और हमें सिखाता है कि हम कैसे रहें, तो मोर सिविलाइज्ड मैनर में रहें, यानी RQP आंसर होगा, जो कि डी में दिया गया है। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट। द ट्रेमेंडस, बहुत बड़ा, शानदार। ट्रेमेंडस मीन्स डैश in the number of students and of educational institutions has given rise to the term education explosion. शिक्षा विस्फोट का अगर टर्म कहीं से आया है तो उसका श्रेय जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों की संख्या में बहुत अधिक डैश को, तो बहुत अधिक वृद्धि को। तो वृद्धि कहाँ है? ये है। इंक्रीज मीन्स वृद्धि, न्यूट्रलाइज मीन्स होता है शून्य कर देना, उदासीन कर देना। डिक्रीज मीन्स गिरावट, और डिक्री यह घोषणा है, फैसला का घोषणा। डिक्री मीन्स फैसला, निर्णय। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, दिस हैज रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम्स। इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ गंभीर समस्याएं भी इस तीव्र वृद्धि का परिणाम हुई हैं, such as dash of financial resources and infrastructure and dilution of personal attention to the education and character formation of the students. इतनी तीव्र वृद्धि जो विद्यार्थियों की संख्या में, कोचिंग संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी तरह के हो सकते हैं, इन सब में इतनी वृद्धि जो हुई है, यह एजुकेशन एक्सप्लोजन कहा जा रहा है। और इसने कुछ गलत छाप भी छोड़े हैं, कुछ इसके परिणाम भी ऐसे आए हुए हैं जो सीरियस प्रॉब्लम को उत्पन्न किए हैं, जैसे डैश ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। बात समस्या की गई है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट तो नहीं होगा, यहाँ प्रेपोजिशन लगा है तो नाउन चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। सच एज के बाद नाउन चाहिए। एक्स्ट्रा वैगेंट वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, उसे एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं। सफिशियंसी मतलब पर्याप्तता। जब आप प्रॉब्लम कह रहे हैं तो गुड सेंस का वर्ड आप दे ही नहीं सकते। एबंडेंट एडजेक्टिव है, ये होगा ही नहीं, तो बचा क्या? इनएडेक्वेसी, यानी अपर्याप्तता। अपर्याप्तता सफिशियंसी का अपोजिट वर्ड होता है इनएडेक्वेसी। इनएडेक्वेसी ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। फिनेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे पास वित्तीय संसाधन है, उनकी इनएडेक्वेसी हुई, अपर्याप्तता हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपर्याप्तता हुई। और क्या हुआ? तो पर्सनल अटेंशन जो स्टूडेंट का
कैरेक्टर फॉर्मेशन के ऊपर होना चाहिए, उसमें भी डाइल्यूशन आया। डाइल्यूट मतलब पतला होना, डाइल्यूट मतलब घुल जाना। अब यहाँ होगा कमी आना, उसमें भी कमी आई है। ऑल्सो देयर इज द डैश side effect of enormous increase in the number of educated unemployed। अब बहुत सारे लोग पढ़ लिख तो गए लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, बेकार हैं, तो इसका इनकी संख्या में वृद्धि हुई, तो इसका भी एक साइड इफेक्ट हुआ। तो देयर इज द डैश साइड इफेक्ट। डिजायरेबल नहीं, अब साइड इफेक्ट डिजायरेबल होगा, कौन चाहेगा कि साइड इफेक्ट हो जाए। रिक्वायर्ड नहीं होगा, अनवांटेड होगा। और एज्यूमेबल का मतलब होता है जिसे हम एज्यूम कर सकें, जिसे हम मान सकें, पाल सकें, जिसे हम स्वीकार सकें, वो एज्यूमेबल होता है। तो 23 का आंसर सी होगा। 24 However, we cannot dash the advantages of education explosion। हालांकि लेकिन हम जो शिक्षा में विस्फोट के लाभ आए हैं उन्हें डैश नहीं कर सकते। यानी इस पैराग्राफ के अंदर दोनों चीजों की चर्चा की गई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष, दोनों की चर्चा यहाँ की जा रही है। लेकिन हम एजुकेशन एक्सप्लोजन जो भारत में आया है, हुआ है, उसके डैश को, उसके लाभ को हम डैश नहीं कर सकते। ओवर बर्डन, अधिक बोझ लाद देना, ओवर टर्न, उलट देना, ओवर डन, जितना करना है उसे ज्यादा कर दिया, ओवरलुक नहीं कर सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। Mere increase in the percentage of literate people doesn't indicate a dash change। अगर हम मात्र थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं शिक्षित लोगों में, साक्षर लोगों के प्रतिशत में, तो यह डैश को इंडिकेट नहीं करता है। इंडिकेट ए डैश चेंज इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। क्या होता अगर ये विस्फोट नहीं हुआ होता, तो धीरे 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 करके एजुकेशन का विस्तार हुआ होता, ये विस्फोट के रूप में तो नहीं आया होता। तो अगर ये लिटरेट पीपुल की संख्या में थोड़ी, प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि ही होती, तो यह बहुत डैश चेंज नहीं कहा जाता इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल एंड रियल इंप्रूवमेंट इन मैन पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। बाद में कहानी है, छोड़िए। इंडिकेट ए डैश चेंज, चेंज के लिए एक अच्छा एडजेक्टिव देना है। क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज क्वांटिटी से बनता है, क्वांटिटेटिव मात्रा सूचक, क्वालिटेटिव गुण सूचक, सिचुएशनल यानी स्थिति के अनुसार, सीजनल ऋतु के मुताबिक। बेहतर आंसर क्वालिटेटिव चेंज होगा, यानी गुणवत्ता में उतनी बदलाव नहीं आई होती, उतना सुधार नहीं हुआ होता। तो हम लोग 39 ऑफ एमटीएस इंग्लिश क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017 को कंप्लीट किए। अब आगे 40 और उसके आगे होने वाला है। वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें, शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक वीडियो पहुंचे। और ग्रामर के लिए यदि आप चाहते हैं तो रेन एंड मार्टिन की बुक को सॉल्व कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। प्लेलिस्ट से उस लिंक को लेकर के, या वीडियो के लास्ट में भी जो क्या बोलते हैं उसको, वो लगता है, उससे भी आपको मिल जाएगा। आप रेन एंड मार्टिन के सॉल्यूशन को जरूर देखें। अगर आप ग्रामर में वीक हैं तो रेन एंड मार्टिन आपको काफी हेल्प करने वाला है। अशोक कुमार सिंह का कॉमन एरर, यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, और मैंने उसे पूर्णतः पढ़ा दिया है, आप चेक कर लें, एक्सप्लेनेशन को देख लें, समझ लें। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को मैंने पढ़ा दिया है, तो इन सभी चीज़ों का लाभ लें आप। ये सभी चीज़ें निःशुल्क हैं, इनका लाभ लें, साथ में मेरा सपोर्ट भी करें वीडियो को शेयर करके। थैंक यू सो मच।